अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक से मुतल्लिक कारकुनान को हिदायत करते हुए ये कहा है कि वो चंद ही रोज़ में जेल भरो तहरीक से मुतल्लिक हतमी और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी करेंगे। आज जो उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है, इमरान खान ने उसमें ये एक बार फिर मुतालबा दोहराया है कि फ़ौरी इंतखाबात कराए जाएँ, क्योंकि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे और सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मईशत बेहतर नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की साजिश ये नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक नाम लिया और कहा कि अमेरिका को उनके हवाले से मिसगाइड किया गया। तो ये सूरत हाल और साथ ही साथ जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन को जो हिदायत की गई है कि वो फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और वो पाबंद हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा और इसके साथ साथ अहमद बिलाल महबूब साहब और तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर जरका सहरवर्दी साहिबा कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी। तो पहले अहमद बिलाल साहब की तरफ चलते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पहले आपने देखा कि सूबों ने आके चीफ सेक्रेटरी हों या आईजीज हों, उन्होंने आके इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी और कहा कि हालात इस तरह के नहीं है कि इंतखाबात हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो अब आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है या अभी भी कोई ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के पास? बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो एक आज़ाद इदारा है और हकीकतन जो बात इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कही गई है वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का मामला है। और वो भी जिस तरह से उन्होंने कहा है उसका मतलब उन्होंने हिदायत ये जारी की है कि इलेक्शन कमीशन ये तारीख दे दे। इलेक्शन कमीशन का कहना ये था कि कानून के मुताबिक ये तारीख गवर्नरों ने देनी है या फिर सदर ममलकत ने देनी है। जब वो दे देंगे तो फिर हम डिटेल्ड प्रोग्राम जारी करेंगे। तो इस वजह से वो प्रोग्राम जारी नहीं हो रहा था। अब उन्होंने ये कन्फ्यूजन दूर करके कहा है कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ही जारी कर दे गवर्नर से मशवरा करके। अब चूंकि ये कानून में जो कुछ लिखा हुआ है, यानी सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शंस एक्ट, उसके मुताबिक ये नहीं है, तो ये अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपील भी कर सकता है। इंट्रा कोर्ट अपील करे या सुप्रीम कोर्ट पे अपील करे, वो तो तारीख का मामला है। लेकिन ये जो 90 दिन के इलेक्शन कराने का मामला है, ये तो काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि 90 दिन में ही कराने हैं। लेकिन छोटी सी एक गुंजाइश रखी हुई है सेक्शन 58 में इलेक्शंस एक्ट में कि अगर बहुत ही गैर मामूली हालात हों तो इसमें इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में तब्दीली कर सकता है। अब हुकूमत को अगर वाकई ऐसे हालात है गैर मामूली, तो उनको पहले स्टेप पे तो इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना होगा कि वाकई ये हालात है। और अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो गया और उसने कहा कि आपकी बात सही है, हमें जो शहादतें आपने पेश की है हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो वो शायद फिर कोई इलेक्शन के स्केड्यूल में रद्दोबदल करें। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये अदालतों में भी चैलेंज होगा, फिर अदालतों में ये बात स्क्रूटनाइज होगी और उसी सूरत में इलेक्शन के प्रोग्राम में कोई तब्दीली हो सकती है बियॉन्ड 90 डेज, जो कि बहुत ही गैर मामूली बात है। अगर अदालतें भी उसके लिए मुतमईन हो जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट मुतमईन हो जाए, तो अभी ये मतलब है कि 2-3 मरहले बाकी हैं ये काम होने से पहले। तब तक हमें यही यकीन रखना चाहिए कि 90 डेज में इलेक्शन करवाने जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो सैर कामरान साहब, आप देखें कि माजी में आप भी ये मुतालबा करते रहे कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ। खान साहब के सामने ये मुतालबा, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, ये मुतालबा रखा गया। अब खान साहब वो मुतालबा कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद आप मकबूलियत के डर से इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, हाई कोर्ट का फैसला अब आ गया, तो अब आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे या अब भी आप समझते हैं कि नहीं, हालात इस तरह के नहीं है कि इलेक्शन में जाया जाए? शुक्रिया नादिर। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, हम आइन को मुकद्दम रखते हैं और आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को अपने एडवेंचर और मिस एडवेंचर को कैलकुलेट करना होगा। क्या गारंटी है कि अब इलेक्शन होंगे, एक दफ़ा और मुल्क के वसाइल खर्च होंगे, एक दफ़ा और हम तमाम जो आज के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको नज़रअंदाज करेंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन को तस्लीम करेंगे और असम्बलियों में आके बैठेंगे। अगर मैं इमरान खान साहब की पूरी सियासी जो उनकी किरदार नज़र आया है, चाहे वो 2014 का धरना था, चाहे उनको हुकूमत मिली, मैंने देखा कि उन्होंने पार्लियामान को तरजीह नहीं दी, वो पार्लियामान से बाहर ही नज़र आए। और अब भी पहले वो हुकूमत बनाना चाहते थे पंजाब में,
पंजाब में हुकूमत उनकी बन गई तो फिर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। केपी के अंदर उनकी हुकूमत थी। बात यही कि आपको तो अपनी कारकर्दगी का जवाब देना चाहिए था। आप मेंबर्स से भी नहीं अपने पूछते। एक शख्स है जो कि जमहूरियत की बात करता है, लेकिन एक वाहिद शख्स फैसले करता है, पहले बोलता है बाद में सोचता है। तो आप ये बताएं कि जब आपने ख़ुद कहा कि सियासी इस्तेकाम जो है वो ज़रूरी है, बिल्कुल हम सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार इसलिए हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि अदम इस्तेकाम रहे, वो चाहते हैं कि इंतशार रहे, और इसी पूरे इंतशार पे वो अपने नरेटिव्स को बिल्ड करते हैं जो बार बार जो है झूठ साबित होते हैं। यानी मुझे तो, मैं इसको बार बार कहती हूँ और इसलिए इसको कहती हूँ कि ये बात हमारे सोचने की है कि क्या कोई ज़िम्मेदार शख्स ये तरगीब दे सकता है अपने वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को कि आप हुंडी से पैसा भेजें? क्या कोई शख्स अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो वो ये कह सकता है? इमरान खान साहब ने ये कहा। इमरान खान साहब ने कौमी इदारों पे हमले किए, चलें उसको आप नज़रअंदाज कर दें, हुकूमत में ली। इमरान खान साहब अहम तरीन कौमी सलामती के मामलात पे किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। पीपल्स पार्टी के तो तहफ़्फ़ुज़ात थे 2018 के इलेक्शन में, लेकिन जमहूरियत के खातिर, इस सिस्टम को कंटिन्यूटी की खातिर हम न सिर्फ खुद आके पार्लियामेंट में बैठे बल्कि बाकी जमातों को भी कायल किया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रहने को कभी भी फ़ौक़ियत या तरजीह नहीं देती। हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम चले, लेकिन इमरान खान साहब सोचें, पहले क्लैरिटी के साथ बताएं कि अगर वो इलेक्शन इसलिए करना चाहते हैं कि एक और दफ़ा रिज़ाइन करें, इलेक्शन इसलिए कराना चाहते हैं कि वो आके पार्लियामेंट में बैठेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। ये कौन सी सियासत है कि जिसमें अगर आप इक़्तिदार में हो तो सही है, अगर आप अपोजिशन में हो तो आप अपोजिशन लीडर का किरदार अदा नहीं करेंगे? क्या शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा नहीं किया? क्या उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव को जो है फेस नहीं किया? किसी ने पाकिस्तान के मफादात को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, इस तरह का इंतशार बर्पा करने की कोशिश नहीं की। सियासी तहरीकें भी चलीं जो इमरान खान साहब ने की। अहमद बिलाल साहब, एक सवाल ये भी था कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो तहरीक इंसाफ ने पहले कहा कि जो स्पीकर का फैसला है 43 मेंबर्स के रेजिग्नेशन से मुतलिक, शायद वो सस्पेंड हो गया है। तो अब जो फैसला है उसमें स्पीकर साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनका फैसला बरकरार है। अगर आपकी नज़र से ये फैसला गुजरा है तो आप ये समझा सकेंगे कि ये कन्फ्यूजन है क्या? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उसको जिस हद तक पढ़ा है कि जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था डी सीट करने के बारे में कि उनकी सीट अब खाली हो गई है और अब वहाँ बाई इलेक्शन होंगे, वो सस्पेंड किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब वो सीट अभी खाली होने के बारे में फैसला होगा, लेकिन उस वक्त तक बाई इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, वहाँ पे कोई और शख्स मुंतखब नहीं हो सकता। तो ये लेकिन उसका मतलब ये है कि वो अभी एज फुल मेंबर रेस्टोर भी नहीं हुए, तो दोनों कैफियतों के दरमियान में है। वो फुल मेंबर और मेंबरशिप ख़त्म हो गई, उसके दरमियान की कैफियत है। अभी ये फैसला होगा जब ये केस चलेगा। तो इस वक्त तक तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि उनकी मेंबरशिप, उनकी लिस्ट खाली होने का नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो मेंबर रेस्टोर हो गए हैं और अब वो जाके असेंबली में बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अहमद बिलाल साहब, ये सवाल तो एक सियासी होगा लेकिन पार्लिमान से मुतल्लिक है, तो इसलिए आपके सामने रखते हैं कि पहले आप देखेंगे जब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए तब हुकूमत उन्हीं को दावत दे रही थी कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो पार्लिमान में होंगे, तो आप पार्लिमान में आए। अब जब वो पार्लिमान में आना चाह रहे हैं तो उनके इस्तीफ़े मंजूर करना, फिर गेट बंद करना, आप समझते हैं कि पार्लिमानी रिवायत में ये एक अच्छी मिसाल होगी? नहीं, अच्छी मिसाल तो ये नहीं है। उनका इस्तीफ़े दे के चले जाना और इतने अरसे तक बाहर बैठे रहना और फिर बार बार इसरार करना कि हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएं, वो भी कोई अच्छी रिवायत नहीं थी। वो भी एक मैं समझता हूँ कि एक सियासी मूव थी इमरान खान साहब की, ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा सके कि वो भी कौमी असम्बली के इंतखाब कराएं। तो अब जो कुछ अब हुआ है इन इस्तीफ़ों को अचानक कबूल करके, वो भी एक सियासी मूव है। अगरचे दोनों बातें आइन और कानून के दायरे के अंदर ही है, लेकिन ये बहरहाल ये सियासी मूव है। वो उनकी सियासी मूव थी, ये इनकी सियासी मूव है। उसको काउंटर करने के लिए दोनों ही मेरे ख्याल में तो नापसंदीदा बातें हैं। उनको भी असेंबली से नहीं छोड़ के जाना चाहिए था और इनको भी अचानक फिर इस्तीफों को मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेजना, ये भी कोई अजीब सी बात लगती है। तो ये सियासी मूव है और ये मेरा ख्याल सियासी मूव चलती रहेंगी
आइंदा आने वाले दिनों में, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। नहीं हो जाते। तो सैर कमर साहब, अब आप देखेंगे, आप खान साहब पर तो ये तनकीद करते हैं कि वो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब वो पार्लियामान में आकर बैठना चाह रहे हैं तो अब आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर खान साहब पर तनकीद बात क्यों ये है? नादिर, मुझे बताएं, आपको और पाकिस्तान के अवाम को यकीन है कि इमरान खान साहब वाकई पार्लियामेंट में इसलिए आना चाहते थे या खुद आना चाहते थे कि वो किरदार अदा करें? हाँ, वो कह रहे हैं कि हम आके हम नहीं, अपोजिशन लीडर अपना बनाएंगे। देखिए बात यह है कि वो कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार नीयत पे होता है। तो इमरान खान साहब की जो इंटेंशंस है वो बड़ी जो है वो ड्यूबियस किस्म की इंटेंशंस है उनकी। यानी पहले इस्तीफ़े दिए, इस्तीफ़े देने के बाद जो है जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट की वो इस्तेमाल करते रहे, तनख्वाहें लेते रहे, घरों पे रहते रहे, गाड़ियाँ इस्तेमाल करते रहे, और उसके बाद बार अदलिया तक गए कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएं। बार बार स्पीकर ने बुलाया, क्या स्पीकर ने बुलाया नहीं, ये नहीं गए। ठीक है, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की, इनके एक मेंबर ने इस्तीफ़ा वापस लेने की बात की तो उन्होंने उसके ऊपर उसको शो कॉज दे दी। तो मसला ये कि इमरान खान साहब की इंटेंशंस क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, और जब इस्तीफे कबूल होने लगे तो उन्होंने कहा हम वापस जाना चाहते हैं। पहले अगर इमरान खान साहब का कोई एक जहन एक सोच पर नहीं है, अगर उनकी कोई जो है वो सिर्फ एक क्योस क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पूरी कौम को इस क्योस का शिकार नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ पाकिस्तान के लिए बड़े नुकसानदेह है। अगर इमरान खान साहब वाकई चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक प्रोसेस चले, इलेक्टोरल प्रोसेस, तो बेहतर तरीका ये है कि अपने रवैये को तब्दील करें, आके सबके साथ बैठें और बातचीत करें। वो खुद तो छुपे हुए हैं। ठीक है, अहमद बिलाल साहब के सामने एक आखिरी सवाल रखेंगे। अहमद बिलाल साहब, आपने देखा होगा कि अब ये खबरें भी सामने आई कि शायद हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है, फिर सिक्योरिटी फराहम करने से भी माजरत की गई है। आप समझते हैं कि क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने से इनकार कर सकती है? एक पहला सवाल तो ये होगा। दूसरा, अगर फौज फराम नहीं की जाती पोलिंग स्टेशंस के लिए, तो फिर क्या रेंजर्स और पुलिस का ऑप्शन भी है? आप समझते हैं कि ये जो दलाइल इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं वो वैलिड हैं? देखिए, जो हमारा आइन कहता है वो तो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जब किसी भी इदारे को अपनी असिस्टेंस के लिए, मदद के लिए तलब करेगा, तो उस इदारे का फ़र्ज़ होगा कि वो इलेक्शन कमीशन को पूरा ताउन फराहम करें। वो ऑफ कोर्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वो मिलिट्री भी है, वो जुडिशरी भी है। इन सब को, जुडिशरी तक को वो पाबंद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगा कि उन्हें किस किस्म की मदद चाहिए और वो मदद फराहम की जाएगी। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि कोई इनकार कर दे। लेकिन बहरहाल अब ये चूँकि गुफ्तगू इलेक्शन कमीशन और इन इदारों के दरमियान हुई है, कुछ ख़त लिखे गए हैं, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, तो अब वही बेहतर बता सकते हैं और इलेक्शन कमीशन इस पे फाइनल फैसला कर सकता है कि ये किस हद तक जो वो बात कह रहे हैं कि हम आपको लोग मुहैया नहीं कर सकते, उसमें कितनी जान है इस बात में कि आप लोगों को स्पेयर नहीं कर सकते, क्या इंसर्जेंसी का खतरा है, टेररिज्म का खतरा है। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड फॉर्मल सिविल सर्वेंट हैं जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो मेरे ख्याल वो इन शहादतों को देख के असेस भी कर सकते हैं। तो उसकी रोशनी में फिर ये कोई तय होगा। लेकिन मेरे ख्याल में तमाम इदारे पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट को आए। ठीक है, ठीक है अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका सैरवर्दी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं की तरफ पहले चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, अभी आपने देखा कि जो खान साहब ने खिताब किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि तमाम कारकुनान जो हैं वो तैयारी करें और चंद ही रोज़ में वो जेल भरो तहरीक से मुतल्लिक हतमी ऐलान भी करेंगे। तो आप क्या समझती हैं कि जेल भरो तहरीक के ज़रिए आप हुकूमत पर इतना दबाव डाल सकेंगी कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात की तरफ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए बात यह है कि जेल भरो तहरीक इसलिए स्टार्ट की खान साहब ने क्योंकि यहाँ पर जिस किस्म की फस्ताई तरीके से एक लफ्ज बोलने पे, मुंशी का लफ्ज बोलने पे, बाजवा का लफ्ज बोलने पे लोगों को उठा लिया जाता है। सहाफियों को जिस तरह वो असलम शाहिद साहब थे उनको जिस तरह उठाया गया और लोगों के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। ना ये कानून के मुताबिक है, ना ये आइन के मुताबिक है। और मैंने तो इसके हवाले से एफआईए का अमेंडमेंट लॉ भी लाया है। तो मसला ये है कि जब ये आइन और कानून के मावरा चीजें करेंगे तो फिर इनको हिसाब भी देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है जिसमें के 66% जिसका 30 साल से कम उम्र का है
और 30 साल से कम उम्र के लोग सवाल पूछते हैं, और हम जो 30 साल से बड़े हैं हम भी सवाल पूछेंगे। हमारा हक है, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम अपना हिसाब मांगेंगे। जब हम हमारे टैक्स से इदारे भी चलते हैं, जितने भी पाकिस्तान के, खा वो अदलिया हो, खा वो मिलिट्री हो, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो सियासतदान हो, हुकूमत के सारे पैसे टैक्स से आते हैं। हम लोग जो जो टैक्स पेयर्स हैं, और पाकिस्तान का जो मजदूर है जो 100,000 रुपए दिहाड़ी लेता है, वो भी टैक्स देता है इस मुल्क में। और असल में जो अशराफिया हैं, जो यहाँ के बेनिफिशरीज हैं, जो ठेकेदार हैं इस मुल्क के, जो इस मुल्क को और इस मुल्क के इदारों को बेचते हैं, वो लोग टैक्स नहीं देते। तो उनको अहाते में लाने की जरूरत है। तो हम आम लोग, तो हम तो मांगेंगे अपना हिस्सा, और हम मांगेंगे हिसाब लेकिन कि हमें लेकिन हिसाब। लेकिन डॉक्टर साहबा, आप देखें ना कि आपके अपने दौरे हुकूमत में कितने सियासतदान जेलों में गए, पीका कानून के तहत कितने मुकदमा दर्ज हुए, कितने सहाफ़ियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज हुए, ये सब भी तो आपकी हुकूमत में हुआ था। देखिए जी, हमारी हुकूमत में जिन लोगों के खिलाफ जो लोग जेलों में गए, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, और वो करप्शन के चार्जेस हमारे वक्त के नहीं थे, वो पिछले वक्तों के थे। अभी तो जिन लोगों को उठाया जा रहा है उन पे कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। हमारे 3.5 साल में नहीं, ये आपके दौर कोई में करप्शन करप्शन के के अलावा चार्जेस नहीं गद्दारी के निकाल मुकदमात सके। भी थे। देखिए, ख्वाजा आसिफ थे, जितने भी लोग थे, उन सब के ऊपर जिन्होंने अभी एनआरओ दे के अपने आप को 50 करोड़ रुपया इन्होंने कह दिया है कि उसके ऊपर 50 करोड़ की कोई करप्शन करे तो वो चोरी नहीं है। मेरी तो पूरी वैल्यू, मेरी एसेट्स 50 करोड़ नहीं बनते, 10 करोड़ बनते होंगे मेरा ख्याल है। तो आम लोगों के लिए ये तो एक एलीट है, जिसके मुल्क से बाहर सारे ये पैसे पाकिस्तान के चोरी करके लूट के ये मुल्क से बाहर ले जाते हैं, बाहर जाके बैंकों में रखते हैं, वहां पे पूरी पूरी सड़कें इनकी हैं। दुबई चले जाएं आप, लंदन चले जाएं आप, अमेरिका चले जाएं, यूरोप, अब तो ब्रसल्स तक इनके रैंचेस हो गए। तो ये लोग तो मुल्क को सिर्फ खून चूसते हैं, यहाँ पर गिद्धों की तरह गरीब आवाम का गोश्त नोचते हैं, चल, और फिर ये लोग बाहर जाके ऐश करते ठीक हैं। तो ये इनको रास नहीं आएगा, और अवाम और हम लोग इनको पूछेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। हमारा मुल्क बड़े ठीक है। तो लोगों सैर का कामरान खून साहबा की तरफ देंगे चलते हैं। इंडिया सैर के लिए। कामरान साहब, आप देखें, वो कह रहे हैं कि आपके दौर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपने वो कानून साजी करके अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए। अब आप कह रहे हैं कि इतनी रकम से ज़्यादा अगर कम होगी तो कोई केस भी नहीं बन सकेगा। देखिए, बात यह है कि मैं तो समझती हूँ कि इमरान खान साहब को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उनको अपनी ही तकरीरें सुनने का मौका मिल जाए कि जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने सियासी इंतकाम की बात की, और ये सब बात नहीं की। उन्होंने हदफ बनाया मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को, जिस तरह से साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया। फरियाल तालपुर साहिबा हॉस्पिटल में थी और रात के 12 बजे इन वायलेशन ऑफ द जेल मैनुअल, ये और ईद की रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसलिए नहीं कि उन्हें किसी जुर्म में गिरफ्तार करना था, उनको मेंटली टॉर्चर करना था, ठीक है। और ये सोबतें कोई एक दिन की नहीं है। ये झूठे मुकदमात कैसे बने, मैं कहूँगी कि मैं कहना तो नहीं चाहती, मगर इमरान खान साहब एक दफ़ा तो माफ़ी मांगे तैयबा गुल से, एक दफ़ा तो माफ़ी मांगे कि किस तरीके से उन्होंने नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके अपने सियासी इंतकाम को जो है उन्होंने उसका जो एक उनका एडवेंचर था उन्होंने उसको पूरा किया। इमरान खान साहब जब वो तो तक कहते हैं कि शायद चेयरमैन नैब उनके अंडर में नहीं थे। देखें, बात यह है कि तैयबा गुल उनके अंडर थी, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी और ने रखा था, ठीक है। बात यह है कि इमरान खान साहब की जो जितनी भी गुफ्तगू है, मैं समझती हूँ जितना झूठ इमरान खान साहब ने इस कौम से बोला है उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। जितनी भी फिर बाद में वो कहते हैं कि हाँ ये सियासी बात थी, 200 अरब उन्होंने किसी के मुंह पे लाके मारने थे, कोई उन्होंने जो है वो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी बनानी थी, झूठे झूठे इफ्तिताह भी किए, गवर्नर हाउस में लाइब्रेरियां बनानी थी। देखिए, इमरान खान साहब जिस माफिया का जिक्र करते थे जो उनकी अपनी जमात का हिस्सा थे, जिनको वो चोर डाकू कहते थे, उनको उन्होंने अपने साथ बिठाया। इमरान खान साहब जो है उनके साथ जो आमिर कियानी ने जितना करप्शन किया अद्वियात में, उनका जवाब दें। जिस तरीके से जो है वो मेडिसिन की प्राइस बढ़ी उसका जवाब दें। वो ज़फ़र मिर्ज़ा कहाँ गए उसका जवाब दें। बिलियन ट्री सुनामी के अंदर जो करप्शन हुआ उसका जवाब दें। जिस तरीके से जो है मेट्रो को करप्शन हुआ उसका जवाब दें। देखिए, ये एक लंबी लिस्ट है, हम इसी पे बात जो है वो चलाते जाएंगे। बात यह है कि पाकिस्तान के आज के हालात को देख के इमरान खान साहब को कहीं तो एहसास होना चाहिए, कहीं तो पछतावा होना चाहिए कि उन्होंने एक गलत रस्म डाली। मतीउल्लाह के साथ जो कुछ किया गया, जिस तरीके से जो है अफसार आलम के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से शकील उर रहमान को जेल में रखा गया,
13 हलाकतें तो नैब की एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी उसके अंदर थी। ये जो गोतनामा बे में जो हलाकतें हुई थी ये उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से नैब को एक टूल बनाया गया और सियासी इंतकाम की जो एक ख्वाहिश थी उसको पूरा किया गया, मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब को आज के हालात में उसका एहसास करते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। और अगर इमरान खान साहब बिल्कुल ही बेबस वज़ीर आज़म थे तो वो तो कहते थे कि मैं जो हूँ अगर बेबस हुआ तो हुकूमत नहीं लूँगा। वो तो बार बार कभी कहते थे कि कर्जा नहीं लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, कभी कहते थे अगर मुझे ऐसी हुकूमत मिली तो मैं नहीं लूँगा। तो फिर अगर ऐसे ही हालात थे तो इमरान खान साहब कौम से क्यों झूठ बोल रहे थे बार बार? ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जो इस्तीफों का एक मामला है उसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया। आपने ये तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि शायद स्पीकर का फैसला जो है वो कलअदम हो गया, सस्पेंड हो गया, लेकिन वो फैसला तो बरकरार है। तो अब पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी फिर? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सेनेटर सेहत कामरान का जवाब देना चाहूंगी। उनको शायद पता नहीं है, इमरान जी खान साहब वाहिद लीडर हैं जिन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर की बात की, इस्लामोफोबिया की बात की और पूरी मुहिम चला के 30 सालों में पहली दफा पूरी मुस्लिम उम्मा को उन्होंने फख्र से सर बुलंद किया जब 15 मार्च इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट दिन मनाया जाएगा हर साल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। दूसरी बात जो वो इल्जाम लगा रही हैं कि इस जगह करप्शन की, उस जगह करप्शन की, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि अभी इनकी हुकूमत है, अगर कोई करप्शन थी तो निकाले ना, ये हुकूमत में ये है इस वक्त तो ये निकाले। हम तो कहते हैं, हमारा तो दामन साफ है, हम कहते हैं अगर इनके पास कुछ होता तो ये निकालते। इनके पास कुछ नहीं है क्योंकि कुछ हुआ नहीं, और जरूर निकाले। मैं तो ठीक है चाहती हूँ कि निकालें, हमारी डॉक्टर साहब, पार्टी अगर भी यहाँ पर चाहती हम है। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के देखिए बाद फिर हम करें, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर जरका साहबा, आप बात कर रही थी जो करप्शन के हवाले से सैर कामरान साहबा ने बात की, उस हवाले से कंटिन्यू कीजिएगा आप। जी जी, तो मैं यही कह रही थी कि हम तो वेलकम करेंगे इनके पास, ये निकालें। देखें, गवर्नमेंट में ये है, सारी फाइलें इनके पास हैं। इनके ऊपर जो केसेस बने थे वो इन्हीं के मुतबादिल नून लीग ने इन पे बनाए थे जब वो हुकूमत में थे। अब ये हुकूमत में है तो ये बनाए केसेस हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर, जो कुछ ये जो बातें जबानी कह रहे हैं, मीडिया ट्रायल ना करें, ये एक्चुअली लेके आए। दूसरी बात ये कि हमने तो 3.5 साल हुकूमत की है इस मुल्क के। 75 सालों में 40 साल आर्मी ने हुकूमत की है, इनकी पीपल्स पार्टी ने 13 साल हुकूमत की, और आपको पता है कि अब 14वां साल फेडरल गवर्नमेंट इन्होंने 13 साल की और अब 14वां साल है इनका सिंध में। सिंध के हालात के हवाले से हमें बताएं कि इस वक्त सिंध में इतना बुरा हाल क्यों है। सिंध में जो सैलाब आए हैं उसके बाद वहां की अवाम को ये क्यों नहीं रिलीफ दे सके, क्यों वहां की अवाम ये इल्जाम लेकिन लगाती है कि डॉक्टर साहब देखें, आप अगर इन पर देखिए तनकीद जितने करते हैं कि भी उन्होंने आटा नैब से जो मुतल्लिक कानून चीजें साजी की है, तो रिलीफ फिर मिल ये रही भी है तनकीद करते हैं इनके कि बड़े हेलीकॉप्टर लोगों से के घरों मुतल्लिक में तो चल आपने बिल भी मंजूर करवाया है। जी सॉरी, अगर आप जो तनकीद करते हैं कि इन्होंने नैब से मुतल्लिक एक कानून साजी की है, लेकिन ये भी फिर ये तनकीद करते हैं कि आपने जो हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक कानून साजी थी वो भी आपने की है कि हेलीकॉप्टर कोई जितना इस्तेमाल करे किसी से नहीं पूछा जाएगा। देखिए बात सुने, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि इस वक्त ये कानून को जिस तरह तोड़ना मोड़ना चाहते हैं इन्होंने, अपनी जो इस वक्त की असेंबली जिसमें के इनके आधे 20 इन्होंने जो मुनहरिफ अरकात थे उनकी इन्होंने जाली ऑपोजिशन बना के अपनी मर्जी के लॉज पास करा रहे हैं, ये कराए ना पास। जो चीज ये इस वक्त ये हुकूमत पे है, इन्होंने इस मुल्क, आप मुझे ये बताएं, वैसे अगर मैं आपको दिल की बात करूं तो इस वक्त हमें कोई डिस्कशन के अलावा जो आम आदमी इस वक्त लोगों के घरों में लड़ाइयां पड़ी हैं, इतनी महंगाई हो गई है, आम मुतवस्त तबके और अपर क्लास को भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह अपने खर्चे पूरे करें। गरीब आदमी तो खुदकुशी के पॉइंट पे है, लोगों की तलाकें हो रही हैं, लोग बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, अपने घर का आटा नहीं पूरा कर पा रहे। इस कदर ताबड़तोड़ इन्होंने महंगाई कर दी है और ये किसी चीज के जिम्मेवार नहीं है, और 84 लोग इन्होंने अपनी कैबिनेट में भर लिए हैं। आप मुझे बताएं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनका कोई काम नहीं, उनको इन्होंने कैबिनेट में भरे जा रहे हैं। अभी तुर्की जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ये कहने उन्होंने ऊपर से कह दिया कि आप कोई शर्म करें, हम अभी अपने हालात से काबू पा नहीं पा रहे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इन्होंने लाखों रुपए लगा दिए वहां पे, होटल की स्टे अपनी 500 रुपए
$500 पर नाइट की बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बुकिंग्स कराई। आपको पता है ये न्यूयॉर्क जब गए थे वहां भी इन्होंने $800 और हजारों डॉलर पर नाइट के हिसाब से वहां पे इन्होंने कमरे करवाए थे। तो इनका तो हिसाब ही कोई नहीं है। ये कहते हैं पाकिस्तान का खजाना खाली है, लेकिन खजाने को खाली तो ये खुद कर रहे हैं अपने जाती खर्चों के ऊपर। हर जगह पूरी दुनिया के पिछले 10 महीनों में इन्होंने कोई हर महीने हर इनकी कैबिनेट का मेंबर दुनिया में गया होता है। एक आदमी जाता है अपने साथ 40 जहाज भर के लेके जाता है उन लोगों को जिनको इन्होंने फेवर करना होता है। तो ये तो इनके लिए एक क्लीन चिट मिली हुई है जो इनको लेके आए हैं, जिन्होंने उनको बिठाया है। अवाम का ठीक है, खून चूस ठीक है, रहे हैं ठीक है और डॉक्टर साहब, अवाम ठीक को है। दिन सैर कामरान दूर साहिबा की तरफ चलते हैं। अब आप देखें आज जो खान साहब ने खिताब किया उन्होंने तो बाकायदा आदाद शुमार भी गिनवाए हैं कि उनके दौर में महंगाई कितनी थी और आपके दौर में कितनी है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनका जवाब दूंगी मैं। पहली बात जो है ज़रका साहिबा ने की कश्मीर की कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं, मैं कहूँगी कि पूरी तरह तारीख़ को पढ़ लें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कश्मीर के लिए उठाया, उसके बाद अगर कोई एक फाल डिप्लोमेसी कर रहा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कनेक्टेड थी और बहुत बेहतरीन तरीके से डिप्लोमेसी की। इमरान खान साहब जो ट्रंप की मीटिंग में जो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, जिसके बाद कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिसके बाद कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील हुई, जिसके बाद इमरान खान साहब जब कश्मीर पे करारदाद मंजूर हो रही थी तो पार्लियामान में नहीं बैठे, कौमी सलामती की मीटिंग्स में जो नहीं बैठे, उन्होंने जब वो एक कोई अपनी जुम्मा मार्च का अनाउंस किया तो उन्होंने ये तक नहीं बर्दाश्त किया कि अपने ही पार्टी के चंद मेंबरान को साथ खड़ा कर लूँ। वो अकेले खड़े होकर एक फ़ोटो सेशन करना चाहते थे। फिर दूसरी बात भी मैं अर्ज़ कर लूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं दुनिया में तो पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। वो खारजा पॉलिसी जिसको आपने डेंट लगा दिए थे वो पाकिस्तान को दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं और वो अपने तमाम अखराजात खुद बेयर करते हैं। तो और तुर्की के लिए मैं कहूँ कि शायद इमरान खान साहब ने भी कोई तजवीज़ दी थी कि हम यहाँ पर आके फ़ंड रेजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का बड़ा तजुर्बा है, तो तुर्की से उन्होंने मना कर दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें मैं इन पैटी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। बिल्कुल हमें आज पाकिस्तान के अवाम की बात करनी चाहिए है, हमें पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचना चाहिए। तो मैं अब कहूँगी इमरान खान साहब बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप मुसलसल इंतशार चाहते हैं, इंतशार की सियासत तर्क करें। जहाँ इतने महीने गुजर गए, 3-4 महीने और गुजर जाएंगे, इंतखाबात हो जाएंगे, आप अपनी जो है एक बेहतर तरीके से जो है वो अपनी कैंपेनिंग करें। ये जो जेल भरो तहरीक के इमरान खान साहब जेल जाने वाले हैं, क्या ज़रका साहिबा जेल जाएंगी या इमरान खान साहब की अपनी फैमिली के मेंबर्स जेल जाएंगे या उनके बेटे जेल जाएंगे या वो बेचारे अवाम को कह रहे हैं कि जी आप लोग जेल चले जाएं? ठीक है, तो बात ये है कि वो लोग अवाम भी पूछते हैं कि हमें क्या रोटी इमरान खान साहब देंगे, हमारे अखराजात इमरान खान साहब देंगे। क्यों इमरान खान साहब एक जान अंगेजी मुसलसल चाहते हैं? देखेंगे अब इस पर आगे जो है वो क्या तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली आती है। सैर कामरान साहब आपका, डॉक्टर ज़रका साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।